ओके, तो कहिए कैसे हैं आप सब। ओके देन, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि एक ऐसा टॉपिक जो आपको जॉब दिलवा सकता है। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत वेटेज रखता है आपके इंटरव्यूज में, और इंटरव्यू में अगर आपसे कोई ऐसा एडवांस कॉन्सेप्ट या कुछ ऐसा जैसे ओएसपीएफ है, या फिर मान लो कोई और जो टॉपिक है इस तरह के है ना, आईपी सर्विसेज एंड ऑल, तो वो अगर थोड़े बहुत मिस भी हो जाए, उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको ना भी याद रहें, लेकिन अगर आप प्रूफ कर पाए कि आपको ये टॉपिक आता है अच्छे से, यू नो ऑल द डिटेल्स, बैकग्राउंड डिटेल्स, तो यू कैन गेट अ जॉब। तो ये पहला इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, देखिए मेरा एक फेवरेट टॉपिक हुआ करता है, वो है सबनेटिंग। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी शेयर किया कई सारे वीडियोस में कि मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन जब मेरा एक्चुअल इंटरव्यू हुआ था तो यस, सबनेटिंग गॉट मी वन गुड अपॉर्चुनिटी। एक अच्छी जॉब मिली थी मुझे सबनेटिंग की वजह से। ऐसे ही आप अगर देखें तो ये जो IPv4 का हेडर है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप कॉन्फिडेंट है इसको एक्सप्लेन करने में, आप इसके सारे फील्ड ड्रॉ करके हर किसी की इंपॉर्टेंस, हर किसी का काम बता पाए, तो यस, यू आर गुड टू गो। पीपल विल बी इम्प्रेस्ड कि हाँ यार, जब आपको आईपी के हेडर के बारे में इतना पता है तो आपको ट्रेन किया जा सकता है, यू आर ट्रेनेबल, आपको टेक्नोलॉजीज बातें सिखाई जा सकती है, एंड यू आर एन एसेट, आप काम करने लायक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। तो हैविंग सेड दैट, हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जब हम बात करते हैं IPv4 हेडर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की। ठीक है, और आईपी एड्रेस किस लेयर का फंक्शन है अगर आप बात करोगे, तो ये आता है आपके नेटवर्क लेयर, लेयर 3 पे। ठीक है और अगर आप देखेंगे कि जो नेटवर्क लेयर है उसका फंक्शन क्या है एक्चुअली, है ना, तो हमने ओएसआई मॉडल और इन सब में पढ़ा हुआ है, सीसीएनए की अगर आप वीडियोस देख चुके हैं हमारी, तो उसमें भी जब आपने देखा होगा कि नेटवर्क लेयर के दो ही मेजर फंक्शंस हैं। पहला है आपका आइडेंटिफिकेशन, कि जो आईपी है वो करती क्या है, पूरे नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं सबको एक यूनिक पहचान देती है, चाहे आपका किसी भी तरह का नेटवर्क हो, तो ये आइडेंटिफिकेशन। फिर जब आपके पास नेटवर्क में डिवाइसेस एंड पाथ्स बहुत ज्यादा होते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के, तो आपका राउटर कंफ्यूज है इन सब में से कौन सा आप पाथ या रूट चूज करेंगे, तो वहां पे आता है एक बेस्ट पाथ चूज करने का तरीका, एंड दैट इज नोन एज द राउटिंग। तो ये जो दो काम है, ये है काम आपके नेटवर्क लेयर के। तो यहाँ पे जो राउटिंग के लिए तो आप प्रोटोकॉल यूज करोगे वो तो अलग है तो आईपी बेस्ड वो भी है ना, उसके बैकएंड में तो आईपी ही चलेगी, आईपी के ऊपर ही अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स चलती है, जैसे ओएसपीएफ, बीजीपी, एआईजीआरपी, आईएसआईएस, ये सब है ना। पर आइडेंटिफिकेशन के लिए आईपी खुद रिस्पॉन्सिबल है। आईपी एड्रेस, क्लासेस ऑफ आईपी अगर आपने पढ़ी है, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी। अब बात ये आती है कि आईपी आइडेंटिफाई करवा दिया उसने, ये एक क्लाइंट 1 है, ये एक क्लाइंट 2 है, इस तरह से बहुत सारे सर्वर्स हैं। अब जब इसमें आप डेटा भेजते हैं, ठीक है, आईपी की आइडेंटिफिकेशन को यूज करके आपको डेटा भेजते हैं, तो वो कैसे भेजा जाएगा, ठीक, वो यहाँ पे समझने वाली बात है, और उसके लिए एक टर्म है हेडर, जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेडर का मतलब सबसे पहले समझिए। तो इस वाली में देखिए हम करने क्या वाले हैं, जो ये वीडियो रहेगी तो काफी लंबी वीडियो हो सकती है, आध पौने घंटे की, तो हैव पेशेंस, और लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IPv4 का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। IPv4 के हेडर की हम बात करेंगे, और सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि हेडर की जरूरत पड़ती ही क्यों है। ठीक है, मान लो कि आप ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लो जो आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। ठीक है, तो चलिए मान लो मैं ना नया ऑफिस स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पुराने ऑफिस में 3 मेरे पास टेबल्स हैं, और वो टेबल्स ऐसी हैं जिनको आप डिसअसेंबल कर सकते हो। इसका ये ऊपर का पार्ट अलग रह जाएगा, और इसके जो चारों ये नीचे वाले स्टैंड्स हैं ना, जिन पे ये आपकी बैलेंस हो रही है, ये अलग हो जाते हैं। अब मेरे को ये भेजनी है मेरी दिल्ली की लोकेशन से, आपका ये मान लो चंडीगढ़ की लोकेशन पे। ठीक है, मेरे को कुरियर करवाना है। अब नेटवर्क से रिलेट करिए जरा यहाँ पे, कि ये आपका एक क्लाइंट है, ये आपका एक सर्वर है, सर्वर पे कुछ डेटा पड़ा है, और ये डेटा है आपका मान लो 10 GB, 50 GB, 1 GB, जितना भी डेटा हो सकता है ना। अब जब ये डेटा आपको भेजना है, तो क्या आप पूरा डेटा 10 GB एक बार में भेज पाओगे? नहीं भेज सकते। तो कुरियर से मैं कैसे इसको रिलेट करना चाह रहा हूँ कि जब आप इसको देते हैं कुरियर वाले को, यार कि मेरे को ना ये दिल्ली से और चंडीगढ़ भिजवा दो, डेस्टिनेशन का एड्रेस पूछेगा, बिल्कुल। यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आप
भेजना चाहते हैं और कहाँ पे आप भेजना चाहते हैं। जब चिट्ठी भी लिखते हैं ना किसी को हम, तो सोर्स का खुद का भी एड्रेस लिखते हैं कि कौन भेज रहा है और किसको भेजना है वो भी लिखते हैं। तो ऐसे फील्ड्स जिनमें आप ये डेस्टिनेशन और सोर्स स्पेसिफाई करते हो उसको बोलते हैं हेडर। समझिए जरा इस बात को कि आपने ये लेटर लिखा मुझे, ठीक है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपने मेरा हालचाल पूछा, मेरे चैनल के बारे में आपने कमेंट्स फीडबैक दिया, और अब आप इसको मेरे को भेजना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, एक एनवेलप में डाला और आपने लिखा कि टू, किसको, कुलदीप सर को भेजना है जी, नेटवर्क नगेट पे। कौन भेज रहा है कि ये मेरे XYZ, ये एनोनिमस मेरे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, लर्नर्स, जो भी आप बोलो। तो आई वॉन्ट don't want to say followers, but yes, some subscriber, learner, trainer, that's good। तो चलो, आपने यहाँ भेजना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका हेडर वाला पार्ट जो रिक्वायर्ड होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, और ये है एक्चुअल बॉडी, एक्चुअल कंटेंट, जो एक्चुअल डेटा आपको भेजना है। आईपी की टर्म में इनको बोलते हैं दिस इज हेडर और दिस कंप्लीट एक्चुअल डेटा इज पेलोड, ठीक है। अब पेलोड जब आप बात करोगे, अच्छा इससे कैसे रिलेट करेंगे, कुरियर वाला बोलता है मेरे को कि भाई मैं पूरी टेबल नहीं भेज पाऊंगा, ठीक। तो ये वैसा ही हुआ जब नेटवर्क में भी ऐसा ही होता है कि आप कंप्लीट डेटा एक साथ कभी भी नहीं भेज पाते। तो उसी से रिलेट करके समझो, ये कहता है कि मैं आपका ये हिस्सा अलग भेजूंगा, अलग पैकेट में, ये अलग पैकेट में, ये अलग में, ये तो कितने पैकेट जाएंगे आपके अलग अलग, मेरे मैं आप 5 डब्बे भेजूंगा। पहले डब्बे में रहेगा आपका ये जो मेन पोर्शन है ग्राउंड, वो सरफेस वाला। दूसरे डब्बे में भेजूंगा पहली जो इसकी टांग है, तीसरे में भेजूंगा इसकी अलग अलग, इस तरह से। तो 5 डब्बे जाएंगे और पांचों पे अलग अलग आइडेंटिफिकेशन लिखी हुई है। इस पे नंबर 1 भी लिखा है, नंबर 2, नंबर 3। अच्छा ये तो इसकी सीक्वेंसिंग होगी, है ना, कौन सा पार्ट कहाँ पे लगेगा, क्योंकि जब रिसीव करेंगे, इसमें बताऊंगा ये वाली बात, तो उधर तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा पार्ट कहाँ आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको डिसअसेंबल किया है आपने, मतलब इस बड़े पार्ट को अगर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है, स्मॉल पार्ट्स में बड़े डेटा को, तो यहाँ पे जाके रीअसेंबल भी तो करना है। मतलब अगर आपने इधर से कोई डेटा डाउनलोड करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उधर जाके रीअसेंबल तो करना है। फिल्म जब देखते हो, डाउनलोड करते हो, तो उधर से तो थोड़े थोड़े हिस्सों में आएगी, 1 MB, 2 MB, 5 MB, पर इधर आके तो सारी फिल्म 1 GB, 1.5 GB इकट्ठी हो जाती है ना। तो वही फंडा है आपको। अब वो पहचानने के लिए कुछ नंबर्स उसके ऊपर लगे होते हैं जो डेस्टिनेशन को पता होते हैं, सोर्स को पता होते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। ये फंडा होता है। जैसे ही आपने इधर डेटा भेजा, उधर नंबर के हिसाब से आप उसको क्या कर दोगे, रीअसेंबल। चलो ये तो आपका एक्चुअल कंटेंट है, ये और ये सब डेटा है, ये पेलोड है जो आप भेजना चाहते हो, ठीक है। लेकिन उसको क्या आप यहाँ के डेस्टिनेशन एड्रेस के बिना भेज पाओगे? नहीं। क्या डेस्टिनेशन वाले को पता चलेगा कहाँ से आया अगर आपने ये नहीं लिखा कि किसने भेजा है? तो ये सारी बातें जो आइडेंटिफिकेशन वाली, मैं बार बार ये बहुत लंबा खींच रहा हूँ मैं, ताकि दिमाग में ना सेट हो जाए, इमेज बन जाए, और आपको बार बार चीजें पढ़नी ना पड़े। ये वीडियो बार, एक बार देख के, 2 बार देख के, बार बार ना देखनी पड़े। तो रिपीटिशन इज द की माय फ्रेंड। अगर लग रहा हो बोरिंग और लग रहा हो लेंथी, ask yourself again how you are learning things from very young age. This is the only way to learn. Get habitual to this. ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हेडर फुटर वाला, हेडर और पेलोड वाली बात। हेडर आपका सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, और ये आपका एक्चुअल डेटा। चलिए, इसमें कुछ और बताने वाली बात, हाँ एक और बताने वाली बात ये है, आईपी को अगर आप कभी समझो ना कि आईपी क्या एक्चुअल डेटा है, नहीं, एक्चुअल डेटा ऊपर वाली लेयर से आता है। आपको कोई वेबसाइट चलानी है, आपको कोई प्रिंट देना है, आपको कोई सेशन क्रिएट करना है, या मान लो मेल भेजनी है, तो वो है आपका एक्चुअल डेटा। कोई आपका अटैचमेंट आप अपलोड या डाउनलोड करते हो, आईपी तो सिर्फ उसको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रही है और नेटवर्क में बेस्ट पाथ के थ्रू भेजने में। एक्चुअल डेटा में, पेलोड में आईपी का कोई रोल नहीं है, वो ऊपर की लेयर का काम है, एप्लीकेशन लेयर आपकी, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आईपी के बेसिक पार्ट की, तो आईपी जो है एड्रेस है, बेसिक्स ऑफ जो आईपी राउटिंग की सीरीज में ना हमने बात की हुई है पहले भी, कि आईपी क्या है, क्यों यूज करते हैं, लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन क्या है, और उसको मैंने कंपेयर किया था मैक से कि लॉजिकल और फिजिकल में क्या फर्क है। तो ये आईपी के बारे में था। आईपी की थोड़ी और बातें डिस्कस कर लेते हैं। कनेक्शन लेस है। अगर आपने टीसीपी यूडीपी पढ़ा हो मेरे सीसीएनए वाली सीरीज में, तो उसमें आपने देखा होगा कि टीसीपी जब भी अपना कोई सेशन स्टार्ट करती है, तो वो सेशन स्टार्ट करते वक्त और एक्चुअल डेटा ट्रांसफर से पहले एक
आपका 3 वे हैंडशेक का प्रोसेस आता है। तो वो पहले क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो नेगोशिएट करते हैं, और अगर कुछ मिस हो जाता है तो वो रीट्रांसमिट भी कर सकते हैं, इस वजह से, क्योंकि उनको पता है एग्जैक्टली क्या मिस हुआ है। पर आईपी जो है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ये डेटाग्राम बेस्ड एक प्रोटोकॉल है। मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में आईपी की आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई कनेक्शन नहीं बनता। ऊपर वाली लेयर भले ही कोई कनेक्शन बनाए, लेकिन आईपी कभी कोई कनेक्शन नहीं बनाती। आईपी का तो बस क्या है, इधर के सोर्स से इधर की डेस्टिनेशन तक भेजना है। तो बीच में हो सकता है कि आपके 10 अलग अलग रास्ते हों, कि भाई आपने दिल्ली से गोवा जाना है तो आप जयपुर के थ्रू चले जाओ, भोपाल के थ्रू चले जाओ, इधर से चले जाओ, इधर से इंदौर से चले जाओ, मुझे नहीं पता, मैं ऐसी चीजें बना रहा हूँ, पर ये एक आइडिया होता है। पर आपको पता है यार, हर जगह से तो आप नहीं जा सकते, जाने के लिए तो आपको एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा। तो उस टाइम पे ये क्या करती है, आपका राउटिंग को यूज करके बेस्ट पाथ ढूंढती है। अगेन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कभी भी डेटा में कोई लॉस होता है तो आईपी उसको रिट्रांसमिट करने का कोई फीचर नहीं रखती। अपर लेयर में जैसे टीसीपी आपने यूज की है, तो हाँ, टीसीपी में ये पावर है कि आप डेटा को आप फिर टीसीपी को बता दो, ट्रांसपोर्ट लेयर को बता दो कि डेटा में इस तरह से कोई एरर आया है, और टीसीपी फिर उसको रिट्रांसमिट करवा सकती है। तो जो फ्लो कंट्रोल है, जो रिट्रांसमिशन है, जो रिलायबिलिटी है नेटवर्क में, वो ऐड होती है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करके। ठीक, आईपी का काम सिंपल, याद रखिए, आइडेंटिफिकेशन एंड आपका राउटिंग। अच्छा, डेटाग्राम सर्विस का मतलब समझिए, यहाँ पे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेटाग्राम का मतलब हुआ कि भाई आपने बड़े जो डेटा को है ना, अभी हमने क्या बात की थी, मान लो 10 जीबी भेजना था, तो 10 जीबी आप एज इट इज नहीं भेजते, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे। और इन पार्ट की भी हम बात करेंगे हेडर वाले पेलोड वाले टाइम पे, कि ये जो एक्चुअल पेलोड है इसका साइज कितना हो सकता है ना। तो ये हो सकता है 16 बिट का, कितना हुआ, 65,536 बाइट, और रेंज होगी 0 से लेके 65,535। तो ये जो डेटा है, हो सकता है कि आप सिर्फ ना हेडर ही भेज रहे हैं, उसमें कोई एक्चुअल इन्फॉर्मेशन भेज ही नहीं रहे, तो 0 बाइट। और हो सकता है आपने बहुत ज्यादा साइज 65,535 बाइट भेजनी है, तो दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी अ पैकेट कैन हैव। ठीक है, इससे ज्यादा डेटा नहीं हो सकता। ये बात हो रही है डेटा की, पेलोड की, एक्चुअल डेटा जो आपको डाउनलोड या अपलोड करना है। अब ये मान लो आप इधर से भी भेज सकते हो, इधर से भी भेज सकते हो, इधर से भी और इधर से भी। कैसे? इसके मान लो 10 जीबी के आपने 5,000 छोटे छोटे पैकेट बना दिए, छोटे छोटे पार्ट बना दिए, जैसे हमने वो मेज भेजते हुए किया था ना, 5 पार्ट बनाए थे, इसमें आपने 5,000 पार्ट बना दिए। ठीक है, तो पहले की जो टेक्नोलॉजीज आती थी ना, ध्यान से समझिएगा, पहले चलता था सर्किट स्विचिंग। ठीक है, उसमें क्या था कि सेंडर के और रिसीवर के बीच में पहले ही एक कनेक्शन बनता था, जैसे कनेक्शन लेस है ना, वो कनेक्शन ओरिएंटेड होते थे। उसमें एक कनेक्शन बनेगा और इसी से सारा डेटा भेजा जाएगा, चाहे ये कंजेस्टेड हो, चाहे ये फ्री हो, चाहे इसमें कोई एरर हो, तब भी इसी से डेटा भेजा जाएगा। तो इस वजह से डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड क्या हुआ करती थी सर्किट स्विचिंग की टेक्नोलॉजी में, स्लो। पर अभी जो हम यूज करते हैं वह पैकेट स्विचिंग की, जो पैकेट्स हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो आपके आईपी के बेसिस पे, वो किसी भी टाइम पे, मान लो यहाँ पे 5,000 पैकेट रिसीव हुए पीछे से, या इसने जनरेट किए, तो ये 1,000 पैकेट इधर से भेज दिए, 1,000 इधर से भेज दिए, 1,000 इधर से। तो उस टाइम पे पर्टिकुलर, उस टाइम पे उस पैकेट को जो भी बेस्ट पाथ मिलेगा, तो वो उसको चूज करके, आप हमेशा ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पैकेट्स के लिए, सारे के सारे डेटा के लिए उस टाइम पे एक ही बेस्ट पाथ और वो सारे उसी से जाए, नहीं। ये यही एक अमेजिंग फीचर है जो इसको बहुत बेहतरीन बनाता है, बहुत फास्ट बनाता है। और आईपी इज द गॉड ऑफ नेटवर्किंग दीज डेज। अगर आप राउटिंग के लेवल पे बात करो, पूरे इंटरनेट के लेवल पे बात करो, आज के टाइम पे आईपी के अलावा और किसी और नेटवर्क लेयर की आइडेंटिफिकेशन राउटिंग प्रोटोकॉल की बात ही नहीं होती। एप्पल टॉक गॉन, आईपीएक्स, एसपीएक्स गॉन, X.25 गॉन, सब कुछ। अब सिर्फ कौन सी आपकी वन एंड ओनली स्टैंडिंग है, दैट इज आईपी। ठीक है, तो ये बात हुई बेस्ट एफर्ट, ये मैंने बता दिया कनेक्शन लेस में ही कि गारंटेड नहीं है, आईपी की कोई रिलायबिलिटी की गारंटी नहीं है। और ये मीडिया से भी इंडिपेंडेंट, आप फाइबर यूज करो, आप ट्विस्टेड पेयर यूज करो, आप चाहे क्या बोलते हैं आपकी कोएक्सियल यूज करो, इसको उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हुई आपकी आईपी एड्रेसिंग को लेके। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको अभी तक इतना क्लियर है। ठीक है जी, तो फिर बात करते हैं IPv4 एज अ डेटाग्राम सर्विस। मैंने थोड़ा बता भी दिया डेटाग्राम क्या होता है, कि जो आपके छोटे छोटे पैकेट बनते हैं, छोटा छोटा डेटा का साइज बनता है,
वो किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, वो किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो हर एक जो पैकेट है, मान लो आपने ना सारा डाटा इधर से भेजना होता है, पहले चलो ये सोचो, है ना। फिर तो क्या किया, सबको एक में डाल के और एक पे लिख दो सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, फिर तो बात खत्म होगी। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो पैकेट इधर से जा सकते हैं, कुछ इधर से जा सकते हैं। तो हर एक पैकेट को पता होना चाहिए ना बॉस, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। अगर आप थोड़ा फिलोसॉफिकल लेवल पे बात करें, जैसे बोलते हैं ना कि जीवन में आने का आपका मकसद क्या है, आप पैदा ही क्यों हुए हैं, ऐसे जिए जा रहे हैं ना, खाने के लिए जिए हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं लोग। तो वैसे ही थोड़ा फिलोसॉफिकल आईपी का पैकेट भी सोचता है कि यार मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, क्या मैं ऐसे ही नेटवर्क में घूम रहा हूँ, नहीं, देयर इज अ पर्पज। और ऐसे ही लाइफ गुरुज भी बोलते हैं कि देयर इज अ पर्पज। कुछ लोगों का पहले से डिसाइडेड होता है, देयर पेरेंट्स, देयर सोसाइटी, देयर स्कूल टीचर्स, दे डिसाइड दैट। और कुछ जो महान लोग होते हैं, दे डिसाइड देयर ओन पर्पज। तो थिंग्स आर लाइक दैट, आई डोंट नो। तो इफ यू कैन रिलेट टू दैट समहाउ, बट यस पैकेट्स तो, क्योंकि देखो ये यू एंड आई वी क्रिएटेड दैट टेक्नोलॉजी एंड ऑल, तो यस वी कैन कंट्रोल दैट। तो हम जो टेक्नोलॉजी बनाई हमने, तो उसमें हमने देखा कि जो अलग अलग रास्तों से पैकेट स्विचिंग में पैकेट्स जाएंगे, उनके हर किसी के पास, क्योंकि एक पैकेट दूसरे पैकेट से इंडिपेंडेंट जाता है नेटवर्क में, इसको कोई नहीं, इसको ये भी नहीं पता कि कोई और पैकेट भी जा रहा है, इसको सिर्फ ये पता है कि मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ। तो ये जब जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पहुंचूंगा, इसको भी पता होना चाहिए मैं कहाँ पहुंचूंगा, इसको भी पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कहाँ से आए हैं। मतलब हर एक पैकेट पे, हर एक जो आप डेटा पार्ट भेज रहे हो, वो सिर्फ डेटा पार्ट नहीं भेज रहे आप, उस डेटा पार्ट के साथ आप कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी लगा के भेजते हो, जिसको क्या बोलते हैं, हेडर। ओएसआई की वीडियोस देखिएगा, उसको मैंने यहाँ पे हेडर वाले पार्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इस वीडियो का मेरा मकसद हेडर को एक्सप्लेन करना नहीं है, हेडर के अंदर जो फील्ड होते हैं जो हमने ओएसआई मॉडल में इंक्लूड नहीं किया था, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये सब बातें मैं बता चुका हूँ, इसको पीडीयू बोलते हैं एक्चुअली में, अगर आप ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल की लैंग्वेज में बात करेंगे, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आपका एक्चुअल डेटा और उसको भेजने के लिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। हर एक लेयर पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन, किसी लेयर पे आईपी की इन्फॉर्मेशन ऐड होगी, किसी पे मैक की इन्फॉर्मेशन ऐड होगी, किसी पे टीसीपी या यूडीपी की। हम इस वीडियो में किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ आपकी नेटवर्क लेयर की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। डेटाग्राम होता है आपका जो कनेक्शन लेस है, कोई भी पाथ चूज कर सकता है उस टाइम पे, और हर किसी को एक अलग हेडर की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो ये सब बातें हमने लिख दी है कि हेडर क्या होता है, और ये है आपका IPv4 का डेटाग्राम एक्चुअली। तो ये कुछ ऐसा समझ लो आप, थोड़ा सा मैं अगर आपको हिंट दूं ना, और अगर हम चले MS पेंट पे, तो आपने एक एप्लीकेशन है, मान लो आपने कोई ना मेल भेजनी है, ठीक है। तो मेल के लिए आप क्या प्रोटोकॉल यूज करते हो, SMTP। तो ये होगी आपकी प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर। आपको काम क्या करना है नेटवर्क में, मेल। तो ये होती है मेल सेंड करने के लिए। मैं आपको अगर कोई मेल करने लगा हूं, आप SMTP, आपके एंड पे जब आप रिसीव करोगे तो रिसीविंग के लिए होता है IMAP या POP, है ना। तो वो एक रिसीविंग के लिए होती है। तो नेटवर्किंग में कुछ भी काम करना है ना, तो एक प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो ये सेंडिंग के लिए, रिसीविंग के लिए, सेंडर साइड है और ये रिसीवर साइड है। ठीक है, अब ये जाएगा आगे। अब आपको बताना है कि आपके कंप्यूटर में ना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है। ठीक, तो मान लो मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज 10, मैंने कोई इंक्रिप्शन, कोई कंप्रेशन, कुछ भी ऐसा यूज कर रखा है, नहीं कर रखा। चलो मैं सिंपली बोलता हूँ, मैंने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रखा है। और यहाँ से मैंने बता दिया मैं जीमेल की एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, मेल भेजने के लिए जीमेल यूज कर रहा हूँ मैं, याहू और थंडरबर्ड और आपका आउटलुक वगैरह कुछ नहीं यूज कर रहा। एक इन्फॉर्मेशन ये हुई, एक इन्फॉर्मेशन ओएस की हुई। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ से जब भी आप अटैचमेंट डालेंगे इसके अंदर ना, अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने के लिए फिर आप क्या यूज करते हो, टीसीपी। यहाँ पे एक और लेयर आती है जिसका काम क्या हुआ, डेटा को डाउनलोड या अपलोड करना। तो या तो टीसीपी यूज होती है या यूडीपी। जैसे मैं अभी अगर बात करूँ, जूम की कॉल है, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, उन सब में यूडीपी चलता है रियल टाइम में, और नॉन रियल टाइम में ज्यादातर चलता है टीसीपी। ये सिक्योर होता है। तो ये वो वीडियो देख लेना आप मेरी ओएसआई मॉडल वाली जो सीसीएनए की सीरीज में है, तो उसमें सारी बातें समझ आ जाएंगी। फिलहाल मैं ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अब मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपने जो ये काम करवाना था, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके और इस प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा को अपलोड करके, अब जो भेजना है, अब ये आपका कंप्यूटर है, ये मैं आपके लैपटॉप की या पीसी की या मोबाइल की बात कर रहा हूँ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से चला हूँ, मेरे कंप्यूटर का एड्रेस क्या है।
तो ये है आपकी वो लेयर जो बोलते हैं हम नेटवर्क लेयर। तो आपकी क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन लेयर से जाएगा प्रेजेंटेशन पे, प्रेजेंटेशन से सेशन पे जाएगा, सेशन को मैंने लिख रहा है यहाँ पे, सेशन से ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क, नेटवर्क लेयर बताएगी कि भाई अच्छा मेल भेजने वाला है, कौन भेजने वाला है, इसकी आईपी है 10.1, ठीक है। मेल जाने कहाँ चाहिए, उस बंदे की आईपी है कितनी, 20.1, ठीक। तो ये यहाँ पे मेंशन होता है और उस पार्ट को बोलते हैं हेडर, कि आपकी सोर्स आईपी क्या है 10.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या है 20.1, ये हेडर आपने डाल दिया। तो हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं ना नेटवर्क लेयर का काम, हम बस यही पढ़ते आए कि इसका एक ही काम है और वो है सोर्स एड्रेस डालना और डेस्टिनेशन एड्रेस डालना, नहीं, इसका और भी बहुत सारा काम है। तो अब आप अगर इस लेयर को देखेंगे, सिर्फ इस लेयर के हेडर को, तो ये है वो सारे डिटेल्स उस हेडर की, उस हेडर के अंदर क्या क्या और होता है सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के अलावा, ये तो है ही है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, वो हमने डिस्कस करना है। आई होप ये समझ आ गई है बात आपको, हेडर का एक्चुअल मतलब क्या हुआ, और हम अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हेडर के अंदर की डिटेल्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है आपका वर्जन। तो आईपी की अगर आप बात करोगे, दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक आईपी v4, एक आईपी v6। तो जब भी आप रिसीव करते हो किसी भी डेस्टिनेशन पे, किसी भी इंटरमीडिएट डिवाइस पे किसी भी पैकेट को, तो उसको पता होना चाहिए कि ये पैकेट आईपी v4 का है या आईपी v6 का है। तो 4 के लिए आप देखो, अगर आपने वो बाइनरी टू डेसिमल वाला पार्ट, अगेन मैं बोलता हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले अगर आप थोड़ा ओएसआई मॉडल को जान ले तो बहुत अच्छा होगा, थोड़ा आईपी एड्रेस की और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने आईपी पढ़ रखी है, आईपी का आपको पता है, बाइनरी डेसिमल, डेसिमल बाइनरी कन्वर्जन पता है, ठीक। सबनेट मास्क क्या होता है, और उसमें सबनेट मास्क 255.0.0.0 कैसे आता है ना, तो उसमें हम देखते थे ऐसे 1 2 4 8। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कितने बिट का है ये वर्जन फील्ड आपका, 4 बिट का, मैं 4 ही लिख रहा हूँ सिर्फ, राइट टू लेफ्ट ऐसे जाते हुए। तो अगर आप टोटल आईपी की बात करोगे उसमें 32 बिट का होता था, तो उसमें आपकी एक ऑक्टेट में 1248 16 32 64 128 ये 8 वैल्यू होती थी, उसके हिसाब से अलग कॉम्बिनेशन आते थे। फिलहाल अगर आप देखोगे तो वर्जन 4 बनाने के लिए क्या होना चाहिए, तो आपकी इनमें से क्या वैल्यू लिखो कि 4 आए, 0100। तो अगर रिसीविंग पैकेट में कोड ये मिलता है 0100, तो वो समझ जाएगा ये IPv4 का पैकेट है, और अगर मिलता है 0110 तो 4 + 2 6, तो समझ जाएगा ये IPv6 का पैकेट है। ये काम होता है आपके वर्जन फील्ड का, सिर्फ ये पहचानना कि भाई वो कौन से आईपी एड्रेस है, V4 है या V6 है। IHL इंटरनेट हेडर लेंथ की अगर आप बात करो, तो देखो एक तो लिखा है इंटरनेट हेडर लेंथ, हेडर की लेंथ, ध्यान से सुनो, हेडर की लेंथ, सिर्फ हेडर, यहाँ पे टोटल लेंथ इन बाइट्स, टोटल मतलब हेडर प्लस पेलोड, ठीक है। तो जब आप ये डेटा भेजते हो तो उसमें से टोटल डेटा जब आप रिसीव करते हो, हेडर कितना है और एक्चुअल डेटा कितना है, ये जो टोटल आप बताते हो। तो मैंने अभी क्या बताया था, टोटल डेटा लेंथ कितनी हो सकती है 2⁻16, 65,535 या 36, जिसको जो भी बोलो, ये दोनों का ही मिक्स होगा, इसमें डेटा भी रहेगा और इसमें आपका हेडर। अच्छा हेडर का साइज सुनो जरा कितना होता है, डिफॉल्ट साइज क्या होगा और ऑप्शनल साइज कितना, ये होता है 0 से 31 तक, मतलब टोटल कितनी बिट हुई, अब यहाँ देखोगे अगर 32 बिट्स हुई, ठीक है। कैसे, 4 4 8 8 16 और 16 कितने हुए 32 ना, और ऐसे 32 बिट के कितने फील्ड हैं, 1 2 16 और 3 19 और 13 32, 3 8 8 16 और 16 32, 4 5, तो ये आपके 5 फील्ड होते हैं। अगर आप देखोगे 32 गुना 5 तो 160 बिट हो गया। या फिर अगर बाइट की बात करोगे तो मतलब क्या हुआ, एक जो आपका बाइट है वो 8 बिट का होता है, 8 से डिवाइड करोगे तो 20 बाइट, मतलब ये 4 बाइट का, एक बाइट ये, एक ये 2 और 2 बाइट ये 4, फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4, 20 बाइट का। मतलब अगर आपके पास कोई डेटा रिसीव हो रहा है, मान लो 1280 बाइट, और उसमें आप सिर्फ ये 5 ही फील्ड यूज कर रहे हैं और कोई ऑप्शनल आपने हेडर नहीं लगा रखा, तो उसमें से जो 20 बाइट का होगा हेडर और 1260 होगा आपका डेटा। ये बात ये बताता है, इतनी सी बात होती है। तो ये आपका ये जो साइज है ये यहाँ पे होगा और ये टोटल साइज है ये यहाँ पे होगा। आई होप बात समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर आता है TOS, टाइप ऑफ सर्विस की बात करते हैं। टाइप ऑफ सर्विस सिर्फ ऐसी कंडीशंस के लिए यूज करते हैं ज्यादातर जब नेटवर्क में कंजेशन के चांसेस हो। मान लो आपकी एक
ये बैंडविड्थ है, कोई भी 100 Mbps का आपने कनेक्शन ले रखा है, इंटरनेट की बात कर लेते हैं, और आप यहाँ से 40 या 50 MB तो सिर्फ वो यूज कर रहे हो, यूट्यूब, फेसबुक, तुम्हारा नेटफ्लिक्स और ये सब है ना। उसके बाद 20 MB की तुम्हारी है FTP की डाउनलोड अपलोड की ट्रैफिक 70, और 10 तुम्हारी मेल वगैरह की ट्रैफिक है 80, और तुमने 20 MB सिर्फ दिया हुआ है वॉइस एंड वीडियो को। तो तुम्हारी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्काइप और ये सब चलता है ना। बिजनेस वाला एक्चुअल काम तो यही होता है, मेल का और इसका। खुदा न खास्ता सोचो कभी ऐसा हुआ कि भाई ये बंदा 50 की जगह 60 यूज करने लगा, ठीक। अब तुम क्या देखोगे कि हो सकता है इसको 20 की जगह क्या मिलने लगे, 10। तो तुम्हारा बिजनेस इंपैक्ट होगा ना। तो तुम क्या बोलोगे कि यार अभी जो इस ये बढ़ रहा है तो एक्चुअल हो क्या रहा है, लिमिट तो इसकी 100 MB पर सेकंड भेजने की है और आप इसको दे रहे हो 120 MB। उस टाइम पे आप क्या चाहते हो कि कौन सी ट्रैफिक ड्रॉप हो, या फिर जो कौन सी ट्रैफिक है वेट करे। तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी जो क्रिटिकल बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं वो हैम्पर करे आपके, नहीं कभी भी नहीं। तो उसके लिए आप यूज करते हो एक टर्म आती है क्वालिटी ऑफ सर्विस, जिसमें को IPv4 में बोला जाता है TOS के नाम से, टाइप ऑफ सर्विस। आप यहाँ पे टाइप डिफाइन कर सकते हो, ये मेरी हाई प्रायोरिटी है, ये मेरी लीस्ट प्रायोरिटी है स्कैवेंजर ट्रैफिक। उसके हिसाब से जब कंजेशन होगा उस केस में जो आपकी हायर प्रायोरिटी वाली ट्रैफिक है वो पहले जाएगी, और लोअर वाली बाद में, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली। तो ये बहुत हेल्पफुल होती है आपकी जब भी नेटवर्क में कंजेशन वगैरह का सीन आता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें, आपने पहली जो लाइन है वो कवर कर ली है, वर्जन 4 या 6 बताने के लिए, IHL सिर्फ हेडर का साइज बताने के लिए, और टोटल हेडर प्लस डेटा पेलोड का बताने के लिए, और ये आपके कंजेशन के टाइम पे अपनी सर्विसेज का टाइप, उसकी प्रायोरिटी डिफाइन करने के लिए। फिर एक और चीज समझो जरा, अभी हमने क्या बात की थी कि जो आप नेटवर्क में भेज सकते हो मैक्सिमम डेटा, दैट इज 65535, ये मैक्सिमम साइज है। पर हमेशा आपको ये साइज मिलेगा नहीं। जो आप अंडरलाइंग वैन में या आपका जो भी टेक्नोलॉजी आप लैन में यूज करते हो, उस पे एक टर्म आती है MTU। ये मान लो राउटर यहाँ से यहाँ जुड़ा है और ये यहाँ जुड़ा है, तो हो सकता है कि आपने यहाँ पे MTU डिफाइन कर रखा हो सिर्फ 1200 बाइट, ठीक है। यहाँ पे आपने डिसाइड कर रखा है, आपने मान लो ये हो गया कितना, सपोज करो 1500 बाइट, ठीक। तो यहाँ जो रिसीविंग है, मान लो आपने एक बार में पैकेट कितने देखे कि भाई उसके अंदर साइज था 65,536 बाइट का, ठीक। पर ये क्या कह रहा बंदा कि भाई मैं इस लिंक पे से, सॉरी बट मैं इससे ज्यादा डेटा भेज ही नहीं सकता एक पैकेट के अंदर। अब आपको क्या करना है कि जो बड़ा पार्ट है, जो आपका ऐसा साइज जो आप भेज नहीं सकते नेटवर्क में, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा उस लिंक के हिसाब से। उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और कौन सी लेयर करेगी, देखो भेजना है किस पे, फिजिकल लेयर पे, और भेजना का काम करेगी कौन, फिजिकल लेयर पे, डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती इतना डेटा, तो नेटवर्क जो लेयर है वो करेगी फ्रेगमेंटेशन, बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में। और ये डेटा की बात कर रहा हूं मैं, हेडर नहीं। तो ये डेटा जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा तो हर एक पार्ट के साथ अलग अलग हेडर लगेंगे। ये आपको बात याद रखनी है। ये काम होगा किस पे आपका, आपकी क्या बोलते हैं, नेटवर्क लेयर पे, फ्रेगमेंटेशन वाला, ठीक। तो ये है अगेन नेटवर्क लेयर की तो बात कर ही रहे हैं हम, आईपी की जब बात कर रहे हैं। तो जब आप फ्रेगमेंटेशन करते हो तो 3 पार्ट यूज करते हो। पहला तो है आइडेंटिफिकेशन, फिर फ्लैग्स एंड फिर फ्रेगमेंट ऑफसेट। अब मतलब समझो तीनों का काम क्या है। आइडेंटिफिकेशन क्या काम करेगी, आइडेंटिफिकेशन हर एक पैकेट को एक नंबर देगी, हेडर प्लस पेलोड जो भी है ना, तो उसमें जो हेडर है एक यूनिक नंबर मिलेगा, और जितने भी डेटाग्राम जाएंगे नेटवर्क में हर किसी का ये नंबर मिलेगा आपको डिफरेंट। लेकिन सपोज करो आपने 65,536, अच्छा इसको छोड़ दो, थोड़ा छोटा साइज ले लो, 50,000 मान लो, 5,000 मान लो, है ना। मान लो मैंने ले लिया 5,000, ठीक है। ये बाइट भेजने हैं आपने नेटवर्क में, और इसके साथ आपने एक नंबर लगा रखा है, ऊपर की लेयर से आ रहा था आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर से, और इसके साथ एक नंबर था, मान लो आपने दे दिया 5। तो दूसरा जो आप भेज रहे थे ऐसे ही, उसके साथ नंबर था 6, वो भी 5,000 बाइट का था, फिर 7 8 2। अब लेकिन आपकी डेटा लिंक लेयर बोलती है कि सॉरी बॉस, मैं इतना डेटा तो भेज ही नहीं पाऊंगी, आपको इसको छोटा छोटा बाइट में करना पड़ेगा, और हजार हजार बाइट में भेज सकती हूँ, ठीक है। आप हजार हजार के इसमें कितने फिर बनाएंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होएगा, जिसको गेट वगैरह की तैयारी करनी हो ना, उनके लिए इतना डिटेल में जाना पड़ता है, वो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल लेवल पे। पर आप अगर सिंपली इतना ही बोल दो ना हजार हजार के 5 तो चलेगा, पर एक्चुअल में वो हजार हजार के 5 नहीं होंगे, क्योंकि
1000 मतलब वो सिर्फ डेटा नहीं है, 980 प्लस 20 ऐसा चलता है, ठीक है। तो कम बनेंगे, 5 से ज्यादा पैकेट बनेंगे, 6 बनेंगे आपके, ये मान के चलो। फिलहाल अगर मैंने 5 बोल भी दिया तो सिंपल से समझने का मतलब ये है, आपने जो छोटे पार्ट बनाए उनपे बाकी तो आइडेंटिफिकेशन सब अलग अलग होगी आईपी के हिसाब से, पर ये नंबर सेम होगा। तो वो ये दिखाएगा कि भाई आपने ये जो फ्रेगमेंट्स बनाए हैं छोटे छोटे, वो इस सेम सेगमेंट के हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर से जो सेगमेंट आ रहा था ऊपर वाला, उसके ही आपने छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं। बस ये इतना रेफरेंस देगा। अगर अब कभी भी अलग अलग नंबर मिलते हैं रिसीवर पे, वो समझ जाएगा ये दोनों अलग अलग डेटा है। पर अगर वो देखता है सेम, तो ये कहेगा कि यार ये बड़ा डेटा था जो ये भेज नहीं पाया, अब ये इसको छोटे छोटे पार्ट में भेज रहा है और इनको रिसीव करना है। और रिसीव करने के साथ साथ आपको उसको रीअसेंबल भी करना है। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। आइडेंटिफिकेशन तो सिर्फ बता रहा है कि फ्रेगमेंटेशन यूज होनी है कि नहीं होनी है, ठीक है। फ्लैग का क्या काम है और फ्रेगमेंट ऑफसेट का क्या काम है? फ्लैग बताएगा, मान लो आपने 5000 के 6 पार्ट कर दिए ना, 6 छोटे छोटे फ्रेगमेंट बना दिए। पहला रिसीव हुआ, फिर दूसरा रिसीव हुआ, तीसरा रिसीव हुआ। तो फ्लैग्स के अंदर 3 बिट है, एक होती है 0, एक 1 और एक 2। 0 होती है रिजर्व, इसको आप यूज ही नहीं करते, इसको तो छोड़ ही दो, ये है भी। एक होता है 1, तो ये बताएगा आपका कि डोंट फ्रेगमेंट। और 2 बताएगा 010 की फ्रेगमेंट, मोर फ्रेगमेंट, कि जब तक आपका आखिरी पैकेट, आखिरी फ्रेगमेंट नहीं आ जाता, तो आखिरी के बाद आपने रिसीव कर लिया ना सारा डेटा, तब आप बोलोगे कि डोंट फ्रेगमेंट, अब इसके बाद कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं करनी। लेकिन जब तक आखिरी नहीं आता, ये भी मोर फ्रेगमेंट, ये भी मोर, मतलब फ्रेगमेंट करते चलो, कब तक? जब तक आखिरी नहीं हो जाता है, ठीक। तो जब तक आपके पूरे 5000 बाइट नहीं पूरे हो जाते, तो लास्ट जो भी जाएगा फ्रेगमेंट, उसमें ये जाएगी आपकी डीएफ की बिट 1 होके, अदरवाइज ये 0 रहेगी और इसमें सारा 1 जाएगा। और जब ये 1 है तो ये 0, मतलब 1 होता है कि एक्टिवेट, 0 होता है डीएक्टिवेट। ये बात होती है फ्लैग्स की। और फ्रेगमेंट ऑफसेट बताता है कि आपने जो पर्टिकुलर, मान लो ये वाला एक फ्रेगमेंट रिसीव किया, इसकी इस एक्चुअल डेटा के अंदर क्या पोजीशन है। ये पहले 100 बाइट है, दूसरे 100 बाइट है, तीसरे है या लास्ट है, वो काम है आपका, क्योंकि उसको रीअसेंबल भी तो करना है। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट की हेल्प से आप रीअसेंबल करते हो। ये 3 चीजें होती हैं जो आप यूज करते हो फ्रेगमेंटेशन के। तो ये जो आपका 5 बाइट है, 4 बाइट है स्पेशली, ये होता है फ्रेगमेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ पाए इस चीज को तो, ठीक। तो आइडेंटिफिकेशन बताएगी आपके फ्रेगमेंटेशन होनी है कि नहीं होनी है। फ्लैग बताएगा कि अभी आपने करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है फ्रेगमेंटेशन, और कहाँ पे लास्ट करना है। और फ्रेगमेंट ऑफसेट बताएगा कि आपका जो डेटा है वो उससे पहले कितने फ्रेगमेंट्स है और उसके बाद कितने फ्रेगमेंट्स है, मतलब इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। और टेंशन मत लीजिए कि मैं ये बता ही रहा हूँ, इसकी सारी थ्योरी लिखी हुई है आगे स्लाइड में, वो आप रेफरेंस के लिए आप नोट्स बनाने और वो सब बना लेना। फिर अगर आप बात करोगे तो बात आती है टीटीएल की, अगले जो आपकी लाइन आती है, ठीक है। तो टीटीएल में क्या है देखो जरा। सो टीटीएल मीन्स टाइम टू लिव। और राउटिंग के जो लूप होते हैं, रेयर जो केसेस है कि राउटिंग में लूप बन जाए, उनको रिमूव करने के लिए आप टीटीएल यूज करते हो। कैसे देखते हैं। तो एक सिनेरियो हम मान के चलते हैं कि भाई मेरे पास एक ये राउटर है, एक ये राउटर, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, सिंपल रखते हैं। ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, और यहां से आपने यहां जाना है। ये 10 का नेटवर्क है, ये 20 का नेटवर्क है, ये 30 का नेटवर्क है, और आपको ये भेजना है, ठीक है। अब कुछ ऐसा हो गया, कोई ऐसी मिस कॉन्फ़िगरेशन, मिस केबलिंग आपने कर दी कि आप जब इधर से भेजना चाहते हो डेटा, तो आप चाहते तो क्या हो कि ये यहाँ भेजे, रिसीव करे, इसको डिकैप्सुलेट करे, राउटिंग चेक करे और भेज दे इधर, ठीक। फिर ये इसको वापस रिप्लाई करे, राउटिंग चेक करे, फिर इससे आगे भेज दे दूसरे राउटर को, और ये इसको रिसीव कर ले। ये आप चाहते ऐसा है, पर हो क्या रहा है, कई बार इसने जैसे इसको पैकेट भेजा, अब ये इसको भेज रहा है, इसको आगे भेजना चाहिए था, पर ये वापस भेज रहा है, ये फिर इसको वापस भेज रहा है, ये फिर इसको। मतलब क्या हो रहा है, बहुत सबसे वर्स्ट जो नाइटमेयर होता है किसी भी नेटवर्क इंजीनियर का, वो है लूप एक नेटवर्क में। मतलब आपका पैकेट ना तो रिसीव हो रहा है किसी डेस्टिनेशन पे, ना ही वो बीच में कहीं पे ड्रॉप हो रहा है, और वैसे ही घूमता जा रहा है। और अल्टीमेटली होगा क्या, मान लो ये आपकी 1G की इंटरनेट स्पीड है ना, सबको खा जाएगा। मतलब आपको एक्चुअल यूजर को इंटरनेट चलाने के लिए कोई बैंडविड्थ नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी किसमें कंज्यूम होगी, लूप में। उसको रोकने के लिए एक फील्ड आता है हमारे पास, जिसको आप बोलते हैं टीटीएल वैल्यू। तो जब भी कोई पैकेट आता है उसमें एक टीटीएल वैल्यू आती है। ये 0 से 255 के बीच में कुछ भी हो सकती है। जनरली जो एंड पॉइंट्स है वो 64 या 128 लगा के भेजते हैं, राउटर्स जो है 255 लगा के भेजते हैं। 255 ही मान लो आप मैक्सिमम।
तो जब ये राउटर इसको भेज रहा है तो ये 255 के साथ भेजेगा। टीटीएल वैल्यू क्या रहेगी हर एक पैकेट के अंदर? 255। ठीक है। जब रिसीव किया तो उस टाइम पे हो जाएगा 254। मतलब जब ये इसको वापस पैकेट भेजेगा उसमें टीटीएल की वैल्यू 255 नहीं 54 मिलेगी। रिसीव किया उस टाइम पे कर देगा 53, 52, 51। मतलब अल्टीमेटली 256 बार ऐसे भेजने के बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और जिस भी राउटर के पास, मान लो इसने 0 वाला रिसीव किया तो इसका, अच्छा 0 नहीं एक्चुअली 1 रिसीव करेगा। 1 रिसीव करते ही समझ जाएगा कि 1 - 1 करूंगा तो क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये पैकेट यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, आपका लूप खत्म हो जाएगा नेटवर्क में से। मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी एक डिवाइस लें और इन पे कोई आईपी कॉन्फ़िगर करें 10.1 10.2 कुछ भी, और ये 10.1 आईपी है और ये आपकी 10.2 आईपी डाल दूं मैं इधर अगर, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पैकेट भेजता हूँ, है ना। सो यहाँ से आप कोई पैकेट क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए। आप जब इसको पढ़ेंगे पैकेट को ना, तो ये डिटेल मिलेगी आपको, आउटबाउंड डिटेल मिलेगी। इसमें टीटीएल क्या दिख रहा है? 255। ये है वो हेडर जिसकी हम बात कर रहे हैं ना अभी। एक्चुअली आप यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं, पहले दिखाना चाहिए था मुझे। आईपी का एड्रेस 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है आपका? 31 तक। ठीक, तो उसमें वर्जन हमने पढ़ लिया, आईएचएल पढ़ लिया। इंटरनेट हेडर लाइन कितनी दिखा रहा है? 5 बाइट की, क्योंकि कितने फील्ड यूज कर रहा है ये? कोई ऑप्शनल फील्ड वगैरह कुछ यूज ही नहीं कर रहा है। तो एक ये फील्ड आपका 1 2 3 4 5 डेस्टिनेशन आईपी तक, है ना। उसके बाद डेटा आता है, करेंगे बात। ठीक है, तो डीएससीपी बताऊंगा आपको। टाइप ऑफ सर्विस मैंने सिर्फ अभी थोड़ा सा बताया, एक्सप्लेन नहीं किया डिटेल में। ठीक है, टोटल लेंथ आपकी 28 की है। ठीक है, फिर आपका क्या था यहाँ पे? आइडेंटिफिकेशन का नंबर है, फिर फ्लैग्स हैं, अभी सब 0 0 है तो कुछ नहीं कर रहे हो आप, कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रही है। ऑफसेट में भी 0 0 है, कोई आपकी क्या बोलते हैं, अगेन नो फ्रेगमेंटेशन। तो ये सिर्फ फ्रेगमेंटेशन के लिए सेकंड लाइन। फिर टीटीएल 255, बाकी आज में आगे बताऊंगा प्रोटोकॉल वगैरह का। अब देखो, जब आप ये भेजते हो, थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा अगर आपको मैं, इस पे टीटीएल देखोगे अगर, इनबाउंड में 255, आउटबाउंड में कितना दिखा रहा है? अच्छा ये 128 दिखा रहा है, क्योंकि ये कंप्यूटर्स है ना 128। तो इसमें कर पाऊंगा क्या मैं प्रैक्टिकल इसका? इस पे देखिए जरा, रिसीव्ड में 127 दिखाएगा कि नहीं? नहीं दिखा रहा। अच्छा थोड़ा मैं आपको एक अलग एंगल से समझाता हूँ। मैं जल्दी वीडियो पॉज करके एक टोपोलॉजी बनाता हूँ। ओके, तो एक छोटी सी टोपोलॉजी है। यहाँ पे मैंने आईपी दे दी है इस राउटर को, इस राउटर पे भी आईपी दे रखी है और आईपी राउटिंग कर रखी है। मतलब क्या हुआ कि भाई हमने यहाँ से यहाँ तक अगर आप पिंग करोगे तो सक्सेसफुल आना चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो ये क्लाइंट इस सर्वर को पिंग कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं सिमुलेशन में चलता हूँ, पैकेट भेजने की कोशिश करता हूँ, देखिए। और अब देखिएगा जरा, ये जो टीटीएल वैल्यू जनरेट करते हैं एंड पॉइंट्स, ये क्या करते हैं? एक 255। ठीक है, क्योंकि किसके लिए है? राउटर के लिए। चलिए, राउटर पे जाएगा, इसकी इनबाउंड में वैल्यू चेक करोगे 255 है, आउटबाउंड में चेक करोगे तो 254 है। बात समझ आई? क्योंकि यहां से इसने रिसीव किया 255, मैंने क्या बोला था? जब रिसीव करके आगे भेजेगा तो एक माइनस कर देगा 254। ठीक है, अब जब ये राउटर रिसीव करेगा, रिसीव करते हुए 254 है, जब आगे भेजेगा देखो, अब ये किसको भेज रहा है? क्लाइंट के लिए। क्लाइंट के केस में मैंने क्या बताया था? आपकी टीटीएल की वैल्यू अलग होगी, सॉरी जो ये एंड डिवाइसेज है, और राउटर्स जो है आपके डिवाइसेज, उनके लिए क्या होगी? ये टीटीएल वैल्यू अलग होगी। ठीक, तो अब आप देखो जरा यहाँ पे, जो आपने रिसीव किया दैट वाज 254। ठीक है, अब जो राउटर ने आगे भेजा, और देखो एक माइनस कर दिया 253। पर जब आप इसको रिसीव करोगे आपके एंड डिवाइस पे, और फिर अगर आप जाते हो इनबाउंड में, क्या मिला? 253। फिर अगर आप आउटबाउंड में चेक करते हो तो क्या मिला? 128। मैंने क्या बताया था? क्लाइंट्स के लिए, एंड डिवाइसेस के लिए आपकी हमेशा टीटीएल वैल्यू अलग होती है। 128 भी हो सकती है, 64 भी, और नेटवर्क डिवाइसेस के लिए जनरली 255 मिलती है। ठीक, तो आप ये मान के चलो, इसको छोड़ भी दो, पर एक ही चीज पे फोकस करो कि जब आप राउटर्स पे भेज रहे हो, मेनली जो लूप को अवॉइड कौन करवाते हैं? राउटर्स, है ना। उन्हीं पे आईपी का मेन गेम रहता है। इसमें अगर इनबाउंड में देखते हो तो कितनी आई? 128। आउटबाउंड में फिर कितना लगा दिया इसने? 127। बात समझ आई? मतलब ये होगा कि टीटीएल वैल्यू हमेशा 1 से डिक्रीज होती रहेगी, और अगर लूप नहीं है तब तो ठीक है, वो 126 125 तक यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, आप अगर ये देखोगे ना सीएमडी में जाके और एक कमांड चलाओगे ट्रेस आरटी, मान लो गूगल को ही पिंग करते हो, तो ये वो फंडा जो अभी एक एक करके माइनस हो रहा है, जितने भी राउटर आगे क्रॉस होते जाएंगे, मतलब आपका उतना ही वैल्यू एक से डिक्रीज होती चली जाएगी। क्या होगा? ये आउटपुट क्यों दिखा रहा?
ठीक है, तो ये एक टीटीएल कम हुआ, तो ये मेरे होम राउटर में जा रहा है, थोड़ा स्लो है प्रोसेस, आई डोंट नो व्हाई। फिर अगर आप मेरे आईएसपी पे जाओगे, मेरा राउटर आईएसपी के राउटर को भेज रहा है तो एक कम करके भेजेगा, आईएसपी का राउटर अगली आईएसपी को भेजेगा, एक कम करके भेजेगा, अगली आईएसपी का राउटर अपनी आईएसपी के दूसरे राउटर को भेजेगा, एक कम करके भेजेगा। तो डेस्टिनेशन तक जाते जाते ऐसे बहुत सारे होप आते हैं, ठीक है, इस तरह की। तो हर जगह टीटीएल वैल्यू एक से कम हो जाती है। कहीं पे अगर लूप का केस बना तो ये चलता रहेगा तब तक जब तक वो जीरो नहीं हो जाता, जीरो होते ही लूप आपका खत्म हो जाएगा नेटवर्क से। तो ये फंडा होता है नेटवर्क में लूप को रोकने के लिए आप यूज करते हैं टीटीएल वैल्यू को। एक ही काम है टीटीएल का, और 8 बिट की वैल्यू होती है 1 बाइट। ठीक है जी, फिर आप यूज करते हैं प्रोटोकॉल फील्ड। प्रोटोकॉल बताती है, ये फील्ड आपको बताता है कि भाई ऊपर के लेयर से वो काम कौन सा है जो आपको करना है। ठीक, तो मान लो आप मेल भेज रहे थे, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल क्या दिया था, मेल भेजने का। तो मेल किस पे काम कर रही है, एसएमटीपी पे। ठीक है, और एसएमटीपी किसके अंडर आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो एसएमटीपी तो एक प्रोसेस है जो टीसीपी प्रोटोकॉल पे चलता है। तो यहाँ पे जो पेलोड होगा वो आपका टीसीपी प्रोटोकॉल का होगा। ठीक, तो टीसीपी का हो सकता है, यूडीपी का हो सकता है, ओएसपीएफ का हो सकता है, ईआईजीआरपी का हो सकता है। तो जो मर्जी, आपने काम क्या करवाना है, ये जो आइडेंटिफिकेशन आप करवा रहे हो किसके लिए, जो ये डेटा भेज रहे हो, आप बेस्ट पाथ फाइंड कर रहे हो किस तरह का डेटा भेजने के लिए, वो प्रोटोकॉल बताती है ऊपर वाली। फिर आप इस लाइन में फाइनली आता है हेडर चेकसम। अगर आपने डेटा लिंक लेयर देखी हो मेरी ओएसआई मॉडल में, उसका एक ट्रेलर ऐड होता है एफसीएस के लिए, चेकसम, फील्ड चेकसम। चेकसम वो चेक करता है कि डेटा के अंदर जो रिसीव्ड डेटा है, जो आपने अटैचमेंट या मेल रिसीव की है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। ऐसे ही जो हेडर चेकसम है, ये डेटा का चेकसम नहीं है, हेडर का चेकसम है। ये हेडर में चेक करेगा कोई एरर तो नहीं, आपका सोर्स एड्रेस तो गलत नहीं है, डेस्टिनेशन एड्रेस में तो कोई एरर नहीं है। तो ये एरर चेक करता है हेडर्स के अंदर, और अगर किसी ने ट्राई किया कोई अटेम्प्ट, कोई सिक्योरिटी हैक, तो ये उसको प्रिवेंट करता है। तो कुछ वैल्यूज आती है बाइनरी की जो मैच करनी चाहिए सेंडिंग पे भी और रिसीविंग पे भी, अगर मैच नहीं करती है तो एरर है और पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाएगा सिंपली। ठीक है, तो सिक्योरिटी फीचर है एक तरह से, आप ये बोल सकते हैं। फिर सोर्स आईपी आपको पता ही है 32 बिट की होती है, ये तो हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। डेस्टिनेशन आईपी आपका ये भी 32 बिट की होती है। हाँ, एक चीज और है, सोर्स आईपी हमेशा आपकी यूनिकास्ट रहेगी, क्योंकि एक ही आईपी है ना। डेस्टिनेशन यूनिकास्ट भी हो सकता है, मल्टीकास्ट भी हो सकता है, डी क्लास का, या ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है। ठीक, और ऑप्शंस मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि कुछ एक्स्ट्रा काम आपको करवाने हैं, कोई स्पेशल केस आपको यूज करवाना है, तो आप कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर बाइट डाल सकते हैं। यस, इट इज प्रोवाइडेड इन IPv4। तो वो होगा आपका यहाँ पे ऐड। अगर आप कोई ऑप्शन ऐड करते, मान लो आपने 1 बाइट का ऑप्शन ऐड कर दिया, तो इसका टोटल हेडर कितना हो जाएगा, 21 बाइट का, क्योंकि 20 बाइट का तो ये डिफॉल्ट है ही। तो 21 बाइट का, फिर 22 बाइट थे। मैक्सिमम ये कहां तक जा सकता है, आप अगर सोचें, आईपी का जो हेडर का साइज है, सिर्फ हेडर का साइज, डेटा की बात नहीं कर रहा मैं, पेलोड की नहीं, हेडर 60 बाइट तक जा सकता है। तो बहुत बहुत सारे ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो, बहुत कुछ करवा सकते हो आप IPv4 से। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन और राउटिंग ही नहीं, उसके अंदर भी बहुत कुछ करा सकते हो ये ऑप्शन ऐड करके। फिर आपका डेटा आता है जो आपको एक्चुअली भेजना, ये आपका पेलोड है। ठीक है, तो ये होता है पूरा डेटाग्राम आपका। डेटाग्राम के अंदर हेडर भी रहता है और डेटा भी रहता है। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है IPv4 हेडर, तो यहाँ से ये डेटा हट जाएगा फिर आपका, ये ध्यान देने वाली बात है। तो जी यही सारी बातें हैं जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं आपको। ये थियोरी आप देख लीजिएगा, यही सब बातें की है मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पेलोड का साइज कितना हो सकता है, हेडर का साइज मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है, IHL मैंने आपको दिखाया भी था, आपको मैंने डेटा की लेंथ भी दिखाई थी, है ना, टोटल लेंथ TL के नाम से 28 बाइट थी, अभी जो लास्ट मैंने पैकेट ट्रेसर पे एग्जांपल दिखाया था। फिर ये आपका DSCP के लिए, टाइप ऑफ सर्विस के लिए, है ना। तो बाद में इसको थोड़ा मॉडिफाई किया था एक्चुअली। इनिशियली आईपी को सर्विसेज के लिए, जैसे कि आपका सिक्योरिटी है, आईपी सैक इसके अंदर है ही नहीं, आपको अलग से VPN वगैरह यूज करना पड़ता है। आप इसमें TOS को ज्यादातर कभी यूज किया नहीं गया, लेकिन लेटर ऑन इन्होंने इसको DSCP के नाम से इंट्रोड्यूस किया, डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट। तो अलग अलग वैल्यूज आती है QoS की। मेरी जो CCNP की वीडियोज रहेंगी उसमें देखना आप, उसको मैं बहुत अच्छे से QoS एक्सप्लेन करूंगा कि भाई हाँ कैसे आपको मान लो वॉइस की ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज कराना, तो क्या वैल्यू लगा के भेजो यहाँ पे कोड में, 001012 1011, इस तरह की कुछ वैल्यूज आती हैं, वो आपको लगा के भेजनी होती है। फिर ऑप्शनली अगर आप ये नहीं करना चाहते, ये करना चाहते, तो ECN की बिट ऐड कर सकते हो। ECN क्या करता है, ये चेक करेगा कि भाई हाँ, नॉर्मली आप क्या करते हो, पैकेट आया,
नेटवर्क में कंजेशन है, 100 MB की स्पीड मैक्सिमम सपोर्टेड है, 120 का है, तो जो बचे हुए 20 MB वो ड्रॉप कर दी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ECN की बिट अगर इनेबल्ड है, सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस और जो अंडरलाइंग आपका आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्ट करता है ECN की फंक्शनैलिटी को, तो पैकेट ड्रॉप करने की बजाय उनमें कुछ मार्किंग कर दी जाती है कि भाई बता दो जाके आके इमीडिएट जो आगे डिवाइस है कि भाई इसमें जो नेटवर्क है ना कंजेशन है, तो पीछे से जो डेटा का साइज ज्यादा भेज रहे थे ना उसको कम करो, छोटे छोटे, और पहले 5000 बाइट भेज रहे तो अब 1000-2000 बाइट भेज के देखो। तो ये भी एक आप करते हैं नेटवर्क में कंजेशन को रोकने के लिए। इसका मेनली जो काम होता है ना TOS का, वो तभी आता है जब नेटवर्क में कंजेशन होता है, तो आपके ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज कराने के लिए। टोटल लेंथ की मैंने बात बता दी आपको, हेडर प्लस पेलोड कितना मैक्सिमम साइज हो सकता है। फिर ये मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, थ्योरी पढ़ लीजिएगा बेटर क्लैरिटी के लिए कि MTU क्या है, आपका रिसीव्ड जो पैकेट है वो ज़्यादा हो सकता है, और फिर वो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, उनको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। कौन सी लेयर करेगी, नेटवर्क लेयर। तो हर एक हेडर के साथ आपका ये नंबर लग के जाएगा, और वो नंबर जो आपका था आइडेंटिफिकेशन वाला वो सेम जाएगा हर एक फ्रेगमेंटेड पैकेट के साथ। तो वो कुछ बातें हमने की। MTU होता है टोटल साइज, हेडर प्लस पेलोड। MSS होता है आपका सिर्फ पेलोड, मैक्सिमम पेलोड एक पैकेट के अंदर कितना भेज सकते हो, एक पैकेट की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, और वो फ्रेगमेंटेड वाला ये जो है ना आपका जो कहाँ जाएगा, डेटा लिंक लेयर पे, उसमें ये ज्यादा से ज्यादा जा सकता है। ठीक, तो डेटा लिंक लेयर डिसाइड करती है किसी लिंक का MTU, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वहां भेजने से पहले आपको अपने जो पैकेट्स थे ऊपर वाले उनको उतने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा जितना डेटा आप उस लिंक पे भेज सकते हो। तो फ्रेगमेंटेशन हमेशा कभी ट्रांसपोर्ट या डेटा लिंक लेयर नहीं, नेटवर्क लेयर करती है, ये कंफ्यूजन होती है कई बार। चलिए जी, फिर ये आइडेंटिफिकेशन का मैंने बता दिया तुम्हें, सेम नंबर फ्रेगमेंटेड पैकेट के लिए, डिफरेंट नंबर इंडिविजुअल जो अलग अलग डेटा पैकेट्स थे आपके। फ्लैग रिजर्व कब रखना है, और डोंट फ्रेगमेंट लास्ट में, मोर फ्रेगमेंट जो बाकी बचे हुए फ्रेगमेंट्स थे। तो जो लास्ट फ्रेगमेंट आएगा किसके बाद अब कोई डेटा भेजने के लिए नहीं बचा, कोई फ्रेगमेंट नहीं है, तो अब आप इसको DF बिट को ऑन कर दो कि भाई अब डॉट फ्रेगमेंट, इसके बाद फ्रेगमेंट मत करो। तो यही बातें इसमें लिखी हुई है, पढ़ लेना थ्योरेटिकल। ऑफसेट का मैंने बता दिया कि पर्टिकुलर जो पैकेट है ना, वो जो फ्रेगमेंट है आपके पूरे जो आपका डेटा था एक्चुअल, जो बड़ा साइज ऊपर वाली लेयर का, उसमें कहाँ पे लाई करता है। आपका ये 500 बाइट आपके पूरे 5000 बाइट में कौन सी लोकेशन पे, मिडल में है, लेफ्ट में है, राइट में है, ताकि ये रीअसेंबल करते हुए आपको कोई दिक्कत ना आए। TTL का बता दिया मैंने, हेडर फील्ड बता दिया। तो डिसाइड कौन करती है, अपर लेयर की प्रोटोकॉल। तो ये आपके कुछ प्रोटोकॉल नंबर है, तो प्रोटोकॉल अगर है उनके प्रोटोकॉल के नंबर मिलेंगे, और अगर आप प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं, जैसे TCP के अंदर जो प्रोसेस चलते हैं, इस प्रोटोकॉल के अंदर जो प्रोसेस चलते हैं, उनके मिलेंगे पोर्ट नंबर। तो प्रोटोकॉल्स के होंगे प्रोटोकॉल नंबर्स, प्रोसेसेस के या सर्विसेज के होंगे पोर्ट नंबर। जैसे DNS किस पे चलता है, TCP। DHCP किस पे चलता है, UDP। वैसे DNS भी UDP पे चलता है। HTTP किस पे चलता है, TCP पे। तो ये जो पोर्ट नंबर है TCP का पोर्ट नंबर 80 है, और लेकिन TCP का प्रोटोकॉल नंबर क्या होगा, 6। ये सब कहाँ डिफाइन मिलेगा आपको, आपके प्रोटोकॉल फील्ड में। ठीक है, ओके देन। फिर हेडर सेक्शन बता दिया मैंने तुम्हें डिटेल में, इट्स द थ्योरी फॉर यू। सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स क्या हो सकता है, यूनिकास्ट, डेस्टिनेशन। तो ये कुछ ऑप्शंस है, अगर आप चाहें इनको पढ़ सकते हो कि ऑप्शंस में जब अगर टाइप में लिखा चला जाए, जैसे मान लो आपने लिख दिया 82, अभी मैंने ट्रेस रूट करके दिखाया था आपको, अगर ध्यान हो, अगर हटाया नहीं, हटा दिया मैंने शायद, है ना। तो उसमें जो अगर IP के साथ जो हेडर है ना, उसमें एक और नंबर लिखा जाएगा, वो 82 है। तो 82 से वो समझ जाएगा कि अभी जो मैं IP में सर्विस यूज कर रहा हूँ वो कौन सी है, ट्रेस रूट की। तो ये एक्स्ट्रा आप कुछ काम कर सकते हो, रिकॉर्ड रूट डालना है आपने, है ना, या फिर कोई टाइम स्टैम्प डालनी है, तो आप ये फील्ड यूज कर सकते हो। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आई होप दिस वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज। अगर ये आपको सीखने को मिला कुछ इस वीडियो में, आपको लगता है कि कुछ नॉलेज गेन की है आपने, और ये इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, आपके इंटरव्यूज के लिए, कुछ जॉब पाने के लिए, और लगता है कि कोई और भी है आपका मित्र, कोई आपका बंधु, कोई प्यारा दोस्त, शेयर करिए उनके साथ। और ज्ञान आपको पता बांटने से ही बढ़ता है, और इस चैनल का मकसद आपको पता ही है, हम सीखते रहें, सिखाते रहें हमेशा, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है शेयर करने का। अप्रिसिएशन है मेरे लिए, मोटिवेशन है, इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस ताकि आप तक ला पाऊँ अलग अलग टॉपिक्स पे। और कौन सी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, जैसे मैं ट्राई करता हूँ बीच बीच में
कि जैसे सीसीएनपी की सीरीज चल रही है, तो ये एक वीडियो है अभी आपके हेडर के ऊपर। एक दो और मेरे अभी सजेशन बॉक्स में पड़ी हुई है कि राउटर की सीरीज के ऊपर एक वीडियो बनानी है कि राउटर कौन से आपके यूज करती है सिस्को, है ना, किस काम के लिए, आईएसपी के लेवल पे, नॉर्मल ब्रांचेज के लेवल पे, तो उस पर लाऊंगा जल्दी ही एक वीडियो। तो सजेशन मुझे बताते रहिए, अपने कमेंट्स फीडबैक देते रहिए, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो बताते रहिए। तो यस, इंशाल्लाह we'll keep learning and we'll keep sharing like this as always. तो I'll see you guys in the next video. तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बाय बाय।